विद्यार्थियों, वस्तुनिष्ठता के बाद में हमने व्यक्तिनिष्ठता पर अपनी चर्चा पिछले वीडियो में शुरू कर दी थी। और पिछली बार जब मैंने वीडियो समाप्त किया था, समय को ध्यान में रखते हुए, आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए, ताकि एकदम से आपके ऊपर सारा का सारा दबाव न रहे, इसलिए मैं जैसे हमारे क्लासरूम में हम एक एक चीज़ पर डिटेल में बात करते हैं, उसी रूप में अपना वीडियो भी तैयार करके आपको भेजता हूँ। लास्ट जो पिछले वीडियो में हमने बात की थी वो था अनुसंधानकर्ता का व्यक्तिगत स्वार्थ, और उस पर मैंने ये बात अपनी ख़त्म की थी, जहाँ पर कि कई बार अनुसंधानकर्ता अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण भी कहीं न कहीं जो तथ्य हैं, उन तथ्यों को, जो वास्तविकता है, उनको छुपाने का प्रयास करता है, उसको मैनिपुलेट करने का प्रयास करता है, उसको अपने हिसाब से समझाने का प्रयास करता है। और जिसके पीछे उसका मेन मोटिव जो होता है, इंटेंशन जो होता है, वो यही होता है कि वो अपने हिसाब से उन तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना चाहता है। और ये वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में एक बहुत बड़ी बाधा होती है। सातवां बिंदु है स्वार्थ समूहों का दबाव। कुछ ऐसे समूह होते हैं, स्वार्थ समूह का मतलब ऐसे लोगों का समूह, ऐसे लोग जो अपने निजी हितों के लिए, अपने निजी फायदों के लिए सत्य को बाहर आने देना नहीं चाहते। कारण कुछ भी हो सकता है। ऐसे जो समूह होते हैं वो अपने हितों को साधने में इतने माहिर होते हैं कि वह जो लोग सत्यता की खोज के पीछे लगे हुए होते हैं, जो सत्य जानना चाहते हैं, उनके ऊपर एक तरह का प्रेशर बनाते हैं, एक तरह का दबाव बनाते हैं कि वह वास्तविक ज्ञान को बाहर नहीं आने दे और उसको अपने हिसाब से ढालने का, अपने हिसाब से समझाने का प्रयास करते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है जो कि अनुसंधानों में, और विशेषकर सामाजिक अनुसंधानों में, वस्तुनिष्ठता लाने में एक बहुत बड़ी बाधा होती है। क्योंकि प्राकृतिक विज्ञानों में या अन्य जीव विज्ञानों में तो उस अनुसंधान के दौरान, जैसे मान लीजिए क्यों बीमार हो रहे हैं, क्या बीमार, आज कोविड-19 क्यों फैल रहा है, क्या है ये, मान लीजिए कोई लैब में टेस्टिंग हो रही है, तो वहाँ पर वैज्ञानिक को किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल जैसा है वैसा अध्ययन कर रहा है। लेकिन समाज, इसी को अगर हम सामाजिक क्षेत्र में देखें, समाज के क्षेत्र में देखें, तो कोविड-19 की वजह से या इस कोरोना की वजह से समाज में क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसमें अगर मान लीजिए, जैसे अक्सर अखबारों में आता भी है कि सरकारें जो है या प्रशासन जो है, स्थानीय प्रशासन जो है, वो आंकड़ों के साथ में अपना अलग प्रकार का एक आंकड़े प्रस्तुत कर रहा है, जो वास्तविकता है वो छुपा रहा है, नहीं बता पा रहा है। अगर इसकी जांच करने आप जाएंगे तो अभी आपको बहुत सही जवाब नहीं मिलेंगे। मुझे याद है बहुत अच्छे से, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में पीएचडी करने की तैयारी कर रहा था, तो उस वक्त मैं बाल श्रम जो था उस वक्त का बहुत करंट टॉपिक था, और मैं बाल श्रमिकों पर एक समाजशास्त्रीय अध्ययन करना चाहता था अपने पीएचडी के दौरान। लेकिन वही बात है कि उसको बाल श्रम उस वक्त चूँकि बहुत करंट टॉपिक था और सरकार उस पर बहुत पैसा खर्च कर रही थी। ये बात कर रहा हूँ मैं लगभग 96 की, 96-97 की। तो मैं जब अनुमति लेने के लिए उन प्रशासनिक अधिकारियों के पास में गया, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर मुझे कहा, जबकि मैं यूनिवर्सिटी से लेटर लिखवा के ले गया था कि मैं यहाँ पे रिसर्च स्कॉलर एज रजिस्ट्रेशन मेरा होना है और मैं इनके अंडर में पीएचडी करना चाहता हूँ और ये मेरा टॉपिक है। तो उन्होंने, क्योंकि मैं किसी से जान पहचान वाले की सिफारिश से उनसे मिलने गया, तो उन्होंने मुझे ऑफिस में तो आने दिया, लेकिन उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि भैया आप तो अभी नए युवा हैं, इन चीज़ों को आप भूल जाइए, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। अभी हम आपको अगर सही आंकड़े में आपको ऑफिस में नहीं, ये तो आप किसी से मिलने वाले के थ्रू आए हैं, इसलिए मैं आपको, वरना तो हम जवाब नहीं देते सीधे तौर पर, क्योंकि सरकार इस पर लाखों रुपया खर्च कर रही है, इतना समय खराब कर रही है, इतने लोग लगे हुए हैं, और आप चाहते हैं कि आपको ये दवा मिल जाए और ये आप बाहर आंकड़े ले जाएं। ऐसा संभव नहीं। तो ये स्वार्थ समूह जरूरी नहीं है कि कोई बाहर के ही हो, प्रशासन के भी हो सकते हैं, कोई सोशल एंटी सोशल एलिमेंट्स हो, या कोई ज़रूरी नहीं है, यानी कि कोई असामाजिक तत्व, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये समूह ऐसे होते हैं जो कि कई बार सत्यता को सामने नहीं लाने देना चाहते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वो स्वार्थ समूह के अंतर्गत आते हैं, और वो वस्तुनिष्ठता प्राप्त करना, विशेषकर सामाजिक अनुसंधानों में वस्तुनिष्ठता प्राप्त करना वास्तव में इतना आसान काम नहीं है।
ये एक प्रकार की बहुत बड़ी बाधा हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा दूसरा जो 8वां बिंदु है वो है सजातिवाद। सजातिवाद, जातिवाद अपने आप में आप समझ लीजिए, हम चाहे कास्ट के संदर्भ में बात करें, जाति के संदर्भ में बात करें, चाहे हम वर्ग के संदर्भ में बात करें, चाहे हम एक ही पेशे से जुड़े होने के कारण एक विशेष समूह के रूप में बात करें, कहीं पर भी आप जाएंगे ये सजातिवाद आपको देखने को मिलेगा। केवल कास्ट के संदर्भ, जाति के संदर्भ में नहीं कि अपनी जाति का अध्ययन कर रहा है या वैसा, उसके केवल इतना ही यहाँ पर मतलब नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि कई बार अपने एक ही हम पेशा होने के चक्कर में या और बहुत सी चीज़ें मिली जुली होने के कारण वो देखते हुए इसमें तो कहीं ना कहीं हमारा ही नुकसान हो जाएगा, ये तो हमारे जैसे ही है, हमारे ही लोग हैं, अपने ही लोग हैं, ये जो भाव आता है। और अगर इससे सही अनुसंधान करके सही रिपोर्ट सामने आएगी तो हो सकता है इनका कुछ नुकसान हो जाए, तो वहाँ वो मैनिपुलेट करने का प्रयास करते हैं, उसको अपने हिसाब से तोड़ने मरोड़ने का या ढालने का प्रयास करते हैं, उसके लिए कुछ तर्क देने का प्रयास करते हैं। तो ये अपने आप में जो है वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में एक बहुत बड़ी बाधा है और व्यक्तिनिष्ठता का एक बहुत बड़ा कारण भी है। सामाजिक घटनाओं की जटिल प्रकृति, ये एक और बहुत बड़ा जो है कारण है वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में। सामाजिक घटनाएं हमेशा जिस रूप में हमें दिखाई देती है उस रूप में हो, ये कहीं अनिवार्य नहीं है। सामाजिक घटनाओं के पीछे जो छिपे हुए कार्य कारण संबंध होते हैं, जो कार्य कारण आधार होते हैं, कई बार सामाजिक घटनाएं जैसी दिखाई देती हैं ऊपर से वैसी ही हो, ये कहीं पर भी अनिवार्य नहीं होता है, आवश्यक नहीं होता है। तो उनको समझने के लिए, उनको जानने के लिए एक विशेष दृष्टिकोण, एक विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। और ये कई बार प्रशिक्षित व्यक्ति भी धोखा खा जाता है। जैसे बैक्टीरियाओं के आजकल आते हैं, कई ऐसे बैक्टीरिया हैं, कई ऐसे जीवाणु हैं जो बॉडी में घुस जाते हैं तो अपना स्वरूप बदलते रहते हैं। उनको समझ पाना बड़ा आसान नहीं होता है, लेकिन अधिकांशतः प्राकृतिक विज्ञानों में या जीव विज्ञानों में क्योंकि स्वरूप बदलते नहीं हैं, इसलिए उनको बड़े आसानी से उनका अध्ययन किया जा सकता है। लेकिन सामाजिक घटनाओं की प्रकृति इतनी जटिल होती है कि उनको वास्तविक रूप में समझना बहुत मुश्किल होता है। उन तथ्यों के आधार पर, कार्य कारण संबंधों के आधार पर बहुत गहराई से अध्ययन करने पर भी संभवतया हम पूरी तरह से घटनाक्रम को नहीं समझ पाए, क्योंकि सामने जो घटनाक्रम में जुड़े हुए जो लोग हैं वो इंसान हैं और वो अपने भावों को छुपाने में माहिर होते हैं, वो अपने कार्यकलापों को छुपाने में माहिर होते हैं। दिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं, और इसी वजह से घटनाएं भी ऐसी घटित होती है कि कुछ समझ में नहीं आता कि क्या सही और क्या गलत है। आज का वर्तमान जो समय है इसमें आप हमारे चारों ओर देखिए, बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़े अभिनेता, बड़े से बड़े लोग, जो घटनाक्रम घटित हो रहा है उसकी वास्तविकता क्या है, उसके तथ्यात्मक सत्य क्या है, इसको समझना इतना आसान नहीं है। वर्तमान समय में आप किसी भी न्यूज़ चैनल या समाचार पत्र पत्रिका को पढ़ें, विशेषकर जो चुनाव के वक्त में या उसके बाद में जो चीज़ें आती हैं लोगों के सामने, उसमें कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बड़ा अटपटा होता है। तो सामाजिक घटनाओं को समझना उस रूप में भी आसान नहीं है, क्योंकि इंसान के अलग प्रकार के स्वरूप होते हैं। और दूसरी बात यह भी है कि सामाजिक घटनाएं अगर हम अपने ही समाज का अध्ययन कर रहे हैं फिर भी अगर हमें कठिन हो रहा है तो हम कैसे समाज में चले जाएं जहां पर कि समाज की संस्कृति के बारे में, उसकी रहन सहन के बारे में, उन सब चीज़ों के बारे में हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, तब भी उन घटनाओं को समझना हमारे लिए इतना आसान नहीं होगा। इसका एक बहुत छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ और जो अक्सर मैं अपनी क्लास में देता भी हूँ। हमारे भारतीय समाज में ही अलग अलग प्रकार के धर्म को मानने वाले अलग अलग पंथी लोग यहाँ पर रहते आए। आज तक हम लोग अपनी उस संकीर्ण मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाए हैं, जबकि हम हजारों कई सौ सालों से साथ में रह रहे हैं। हम उनके कई कार्यक्रमों, क्रियाकलापों को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, उनको सही नहीं मानते और वो हमारे लोगों की करते हैं।
अलग अलग धर्मावलंबी जो होते हैं, जब एक ही जगह पर रहते हुए हम एक दूसरे की मूल भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं, तो बाहरी समाजों की सामाजिक घटनाओं को समझना इतना आसान कैसे हो सकता है। तो सामाजिक घटनाएं जो है जैसी दिखाई देती है हमेशा वैसी ही हो, ये अनिवार्य नहीं है। हम अपने दृष्टिकोण से उसको समझने का प्रयास करते हैं, जबकि घटनाओं को वास्तविकता में उनके दृष्टिकोण से, जहाँ पर घटनाक्रम घटित होता है, जिन समाजों में उससे वो जुड़ा हुआ है, जिन घटनाओं के साथ में वो जुड़ा हुआ है, उनके आधार पर उसको हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जो वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करता है और ऑब्जेक्टिविटी की जगह सब्जेक्टिविटी अध्ययन में, रिसर्च में ले आता है। प्रशिक्षण का अभाव, अभी मैंने बात की कि सामाजिक घटनाओं को समझना या इन सब चीज़ों को समझने की बहुत विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, और ये प्रशिक्षण बहुत आसानी से संभव नहीं हो पाता है। बहुत अध्ययन करने पर, बहुत ज़्यादा चीज़ें को समझने के बाद में धीरे धीरे हमें इस प्रकार का अनुभव हमें मिलता है। इसलिए अक्सर आप देखिए कि जब अनुसंधान किए जाते हैं तो उसके अंतर्गत किसी गाइड का होना जरूरी होता है, और अन्य गाइड से भी हम मदद ले सकते हैं, और उनके नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देशों में हम अनुसंधान करना अगर हम करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। वरना इतना प्रशिक्षण जो है वो आसानी से मिलना संभव नहीं है। तो इसलिए प्रशिक्षण का अभाव भी अपने आप में वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में एक बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। 11वां बिंदु है नैतिक आदर्श व मूल्य। नैतिक आदर्श और मूल्य। नैतिक आदर्श समाज के बनाए हुए वो उच्चतम या न्यूनतम कार्य करने की प्रक्रियाएं होती है, प्रणालियां होती हैं, कार्य करने के तरीके होते हैं, जिसमें कि समाज ये चाहता है कि उसके सदस्य कम से कम इस प्रकार से तो कार्य करें, इस प्रकार से सोचें। वो एक आइडल टाइप जिसको हम कहते हैं, मैक्स वेबर ने आइडल टाइप की बात की थी, आदर्श प्रारूप की बात की थी, वो थोड़ा अलग डिफरेंट रूप में था। हालांकि अभी आपको समझने की आवश्यकता नहीं है, ये आपकी अभी नहीं आएगा, ये थर्ड ईयर में आप जब आएंगे तब ये मैक्स वेबर का आइडियल टाइप या इस तरह की चीज़ आएगी मैक्स वेबर की। तो ये जो नैतिक आदर्श हैं हमारे समाज के वो आयाम, वो लक्ष्य जिनको समाज चाहता है कि उसके सदस्य कम से कम इतना तो करे, वो नैतिक आदर्श है। और मूल्य यानी कि मापदंड, वैल्यूज। आर के मुखर्जी के शब्दों में कहूं तो वैल्यूज एक तरह के मापदंड है जो कि समाज में किसी भी कार्य को अच्छा और बुरा होने का सर्टिफिकेट देते हैं कि इस तरह से काम किया तो ये सही है, इस तरह से काम किया तो ये गलत है। जहां पर ये सही गलत आता है काम करने के तरीके साथ में, काम करने का तरीका अपना हो सकता है, लेकिन जहां वो सही और गलत की श्रेणी में आता है वो वैल्यूज है, वो मूल्य है, सामाजिक मूल्य हम उनको कहते हैं। और हमारे जो नैतिक आदर्श और हमारे जो मूल्य हैं, ये कई बार अनुसंधान के दौरान वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। कारण क्या है? जैसा मैंने अभी कहा, दो पॉइंट से पहले ही मैं इस पर बात कर रहा था कि कई बार हम जो चीज़ें सीखे हैं बचपन से, जिन चीज़ों को हमें जिस समाजीकरण के दौरान, सोशलाइजेशन के दौरान जो चीज़ें हमें सिखाई गई, और वो मैं अलग अलग धर्मों की लोगों की बात कर रहा था, तो अलग अलग धर्म और अलग अलग पंथ को मानने वाले, अलग अलग तौर तरीकों को मानने वाले अपने नैतिक आदर्श और अपने मूल्यों के आधार पर चीज़ों को बोलते हैं, और वो अध्ययन का तरीका सही नहीं हो सकता। मान लीजिए अगर हम विवाह पद्धति पर ही बात करें, और हमारे जो हिंदुओं में विवाह को एक संस्कार, धार्मिक संस्कार माना जाता है। धार्मिक संस्कार मुस्लिमों में भी होता है, लेकिन साथ साथ में उनमें एक सामाजिक समझौता भी होता है, एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है, बाकायदा लिखित में होता है। इस पर अक्सर प्रश्न बनते रहे, जब से मैं पढ़ रहा तब से आज भी कई बार आता है हिंदू विवाह। हमारे यहाँ पे तो इस टॉपिक वो है नहीं, रिलेटेड बड़ा आता था, हिंदू विवाह धार्मिक संस्कार है जबकि मुस्लिम विवाह एक सामाजिक समझौता है, कैसे समझाइए। अब वो मेहर की रकम या जो भी उनके जो तरीका होता है और हमारे जो तरीके होते हैं उनमें बहुत अंतर होता है,
लेकिन हम अपने अपने हिसाब से सोचकर उनको, किसी को वो हमें सही कहे गलत कहेंगे, हम उनको गलत कहना शुरू कर देते हैं। या निकट संबंधी, जो निकट संबंधी होते हैं, सगे भाई बहनों को छोड़कर उनमें विवाह संबंधी स्थापित होता है और प्रायोरिटी में रखा जाता है। अब वो उनका जो नैतिक, जो उनका मूल्य है या उनके जो आदर्श है, उसमें वो अपनी परिस्थितियों में, जिन परिस्थितियों में वो प्रारंभिक स्तर पर वो समाज पनपा होगा, जहाँ कहीं पे भी अक्सर हम इस पर अध्ययन करते हैं, जब मुस्लिम विवाह में, तो कबाइली इलाके थे उस अरब कंट्रीज में, उस तरफ जहाँ पर इस धर्म का प्रादुर्भाव हुआ था, तो वहाँ के परिस्थितियों, वहाँ के आदर्शों, वहाँ की सोच और वहाँ के समाज के कार्यकलापों के आधार पर वो चीज़ें डेवलप हुई थी और फिर धीरे धीरे दूसरी जगह पर फैली। हम बड़ी आसानी से कहते हैं साहब ये गलत है। गलत कैसे कह सकते हैं हम उनको? हमें उन चीज़ों को उस रूप में समझना पड़ेगा। लेकिन हम समझते हैं अपने नैतिक आदर्शों के आधार पर, अपने मूल्यों के आधार पर। अध्ययन हम अमेरिकन समाज का करना चाहते हैं, मूल्य और आदर्श अपने लगा रहे हैं, भारतीय समाज के लगा रहे हैं, हमारा अध्ययन सही कैसे होगा? अध्ययन हम भारतीय समाज का कर रहे हैं, जैसे कि मैक्स वेबर ने भारतीय हिंदू धर्म के ऊपर अध्ययन किया था, और हिंदू धर्म पर अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने कहा कि भारत में हिंदू धर्म की वजह से कैपिटलिज्म जो है या पूंजीवाद जो है वो बहुत बाद में आया। उन्होंने कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत और उन सिद्धांतों को सही ढंग से समझा ही नहीं, उन्होंने अपने हिसाब से ये बात कही। और प्रोफेसर योगेंद्र सिंह, जो कि बहुत बड़े समाजशास्त्री, अभी कुछ समय पहले उनका निधन हो गया था, बहुत बड़े समाजशास्त्री, उन्होंने तो स्पष्ट कहा कि मैक्स वेबर समझ ही नहीं पाए। अगर यही बात मैं कहता तो शायद इतनी बात प्रभावशाली नहीं होती, लेकिन चूंकि प्रोफेसर योगेंद्र सिंह जी ने ये बात कह दी तो अब भारतीय समाजशास्त्री लोग मानते नहीं आ रहे, योगेंद्र सिंह जी ने कहा तो बात में तो दम है। जबकि इस बात को मैंने अपने अध्ययन काल के जब मैं पढ़ रहा था उसी दौरान मैंने ये बात कही थी कि ये ठीक नहीं है, मैक्स वेबर ने सही रूप में उसको नहीं समझा। तो इस रूप में अगर हम देखें तो अपने नैतिक आदर्श और मूल्यों के आधार पर हम किसी चीज को समझें वो ठीक नहीं है। और अंतिम बिंदु है मिथ्या झुकाव, यानी कि अभिनीति एवं पूर्वाग्रह। वही सीधी सी बात है, पक्षपात की बात है, मिथ्या झुकाव है, किसी के प्रति हमारा एक झुकाव हो जाता है, हमारे अपने कुछ पूर्वाग्रह हैं जिनके आधार पर हम घटनाओं को सही रूप में समझने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो इस रूप में अगर हम देखें तो सामाजिक अनुसंधानों में वस्तुनिष्ठता प्राप्त करना इतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। प्राकृतिक विज्ञानों में हमें चीज़ों से कोई लगाव नहीं है। लैब के अंदर मलमूत्र की जांच हो रही है, चाहे खून की जांच हो रही है, या किसी भी प्रकार की किसी चीज़ की जांच हो रही है, उससे किसी से कोई लेना देना नहीं है, तो जो जैसा है वैसा लिख देगा। लेकिन सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते वक्त अनुसंधानकर्ता कितनी चीज़ों से जुड़ा हुआ हो सकता है, उन सबको मद्देनजर रखते हुए, उन सबको ध्यान में रखते हुए वस्तुनिष्ठता प्राप्त करना सामाजिक अनुसंधानों में वास्तव में एक बहुत बड़ी बाधा के रूप में हमें देखने को मिलती है। लेकिन वही बात है कि जहाँ पर बाधाएं शुरू होती हैं वहीं पर उनका समाधान भी सामने आता है। और अब हम जो बात करेंगे उन समाधानों के ऊपर बात करेंगे, यानी कि वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने के साधन एवं विधियों पर। वस्तुनिष्ठता कैसे प्राप्त की जाए और व्यक्तिनिष्ठता से हम कैसे दूर हों, इसी पर अब हम अपनी बात करेंगे। और उसमें सबसे पहला जो बिंदु आता है वह आता है पारिभाषिक शब्दों एवं अवधारणाओं का मानकीकरण। यानी कि अनुसंधान करने से पूर्व अनुसंधानकर्ता द्वारा कुछ विशिष्ट शब्द या विशिष्ट अवधारणाओं को पूर्णतया परिभाषित कर दिया जाना चाहिए। आप लोगों के लिए अभी थोड़ा ये जल्दी है क्योंकि अभी आप सेकेंड ईयर में ही हैं और केवल अभी इसको समझ रहे हैं, प्रारंभिक जानकारी है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको उसको आउट समझा दूं। जब कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में जब कोई लोग रिसर्च करने जाते हैं, यानी कि अनुसंधान करते हैं, चाहे वो पीएचडी के रूप में, चाहे वो किसी प्रोजेक्ट के रूप में, माइनर या मेजर प्रोजेक्ट के रूप में, लघु वो भी अनुसंधान भी होते हैं, वृहद भी होते हैं,
तो अनुसंधानों से पहले हमें एक प्रकार से पीएचडी में जिसको हम कहते हैं सिनॉप्सिस सबमिट करनी होती है। ये सिनॉप्सिस जो है ये मूल रूप से हम किन विषयों पर अध्ययन करना चाह रहे हैं, किस टॉपिक पर अध्ययन कर रहे हैं, वो क्या है, पूर्व में भी यदि इसके ऊपर कोई अनुसंधान हुआ या इससे मिलता जुलता कोई अनुसंधान हुआ है तो वो क्या हुए थे, उनकी कुछ शॉर्ट जानकारी, हम क्या अध्ययन की पद्धति काम में लेंगे उसकी जानकारी, और इस तरह की एक सिनॉप्सिस सबमिट होती है। उस सिनॉप्सिस को जब सबमिट किया जाता है डिपार्टमेंट में या कहीं पर भेजा जाता है, जिसके आधार पर वो बाद में हमें अनुमति देते हैं अनुसंधान करने की, अलग अलग विषयों में, सभी विषयों में सिनॉप्सिस तो सबमिट करनी पड़ती है। तो उसी में वो कुछ आउटलाइन बता देते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। और फिर जब अनुसंधान करना प्रारंभ करता है अनुसंधान करता, तब वो उस पर्टिकुलर अवधारणा या उस शब्द की एक निश्चित परिभाषा दे देता है। जैसे जब हम पढ़ते हैं किताबों में भी आपने देखा होगा, हर चीज़ की कुछ परिभाषाएं होती है, सब परिभाषा कर दीजिए, क्योंकि पता रहे कि हम क्या करना चाहते हैं, हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ताकि अध्ययन के दौरान हम भटके नहीं। जैसे एक समानांतर शब्द होते हैं, हम रात दिन बात करने में बोलचाल की भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में वो शब्द काम में लेते हैं। मान लीजिए समाज की ही बात करें, मैं अक्सर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को पूछता हूँ, इस साल तो ये मौका अभी तक नहीं मिल पाया, लेकिन जब क्लासेस होती है तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को सबसे पहला सवाल यही पूछता हूँ कि समाज से आप क्या समझते हैं। ये मेरा पहला सवाल होता है उनके पर्सनल इंट्रोडक्शन के बाद में। अब समाज को हम किस रूप में डिफाइन करते हैं, हम किस रूप में समाज को परिभाषित करते हैं। अगर आम बोलचाल की भाषा में कहें तो आप इस चीज़ को सोचिएगा कि समाज के बारे में लोग क्या क्या अवधारणा लगाते हैं, क्या क्या सोचते हैं, सही बात पर पहुंच ही नहीं पाते। कि साहब लोग जहाँ पर रहते हैं इकट्ठा होते हैं, हम जहाँ रह रहे हैं, यानी कि समाज एक व्यवस्था है या समाज कोई संस्था है। अब संस्था और समिति क्या है इसको भी परिभाषित करना पड़ता है, संस्था और समिति इसको भी समझाना पड़ता है, क्योंकि समाज शास्त्र विषय में हर शब्द का, और इसी प्रकार से हर विषय में उनके कुछ पर्टिकुलर शब्द होते हैं। तो परिभाषित जो शब्द होते हैं, जो ऐसे तकनीकी शब्द होते हैं, एक तो उनको परिभाषित कर दिया जाए पहले से ही, और यदि किसी अवधारणा के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं, किसी मूल विषय पर जिस पर भी हम बात कर रहे हैं और किसी विचारधारा के आधार पर कर रहे हैं किसी उसमें, तो उस अवधारणा का भी एक मानकीकरण, यानी कि पहले से ही हमें बता देना चाहिए कि साहब ये अवधारणा है, इसका ये मानक तय है और इसके आधार पर हम अध्ययन कर रहे हैं। कि यदि इस प्रकार की चीजें पाई गई तो इसको हम इस कैटेगरी में रखेंगे, दूसरे प्रकार की चीजें पाई गई तो इसको इस कैटेगरी में रखेंगे। तो इस प्रकार का एक मानकीकरण और शब्दों को परिभाषित करना, ये सबसे पहला काम है। अगर हम ये कर दें अध्ययन करने से पहले ही, अध्ययन के साथ में, तो फिर कहीं पर भी अनुसंधानकर्ता के अंतर्गत भटकाव नहीं आएगा, फिर वो गलत चीज़ों पर नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उसको पता है कि मुझे किस रूप में करना है और किस रूप में अध्ययन नहीं करना है। इस चर्चा को हम और आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।